नमस्कार। आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई से जुड़ी धोखाधड़ी की कुछ जो हाल की घटनाएं हैं उन पर जरा बात करेंगे। हमारे पास कई रिपोर्ट्स और लेख हैं और हम कोशिश करेंगे कि समझें कि ये सब क्या हो रहा है और ग्राहकों के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। और ये जो मामले हैं ना, ये काफी अलग अलग तरह के हैं। कहीं बैंक का स्टाफ ही शामिल है, तो कहीं ऑनलाइन ठगी है और कहीं लोन लेने वालों की मिलीभगत भी है। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि रिस्क मतलब खतरा बैंक ब्रांच के अंदर भी है और बाहर डिजिटल दुनिया में भी। हाँ, ये बात तो है। पहला मामला जो मेरे ध्यान में आया वो फरीदकोट पंजाब का है। वो तो वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, बताइए। एक बैंक क्लर्क है अमित ढींगरा नाम का। उस पर आरोप है कि उसने ग्राहकों के खातों से, आप सोचिए, करीब 4 से 5 करोड़ रुपए निकाल लिए। अरे बाप रे, 4-5 करोड़। हाँ, फिक्स डिपॉजिट से, सेविंग्स बैलेंस से, और तरीका भी बड़ा अजीब था। क्या तरीका था? रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने नॉमिनी के नाम बदल दिए, एफडी वक्त से पहले तोड़वा दी और पैसे निकालकर गायब हो गया। ओह, ये तो बहुत ही सीरियस इंटरनल फ्रॉड का केस है। मतलब अंदर का ही आदमी भरोसे का गलत फायदा उठा रहा है। बिल्कुल। ये बैंक के जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं उन पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना। सही कहा। खासकर छोटी ब्रांचों में शायद निगरानी उतनी सख्त ना हो सकता है। बैंक ने हालांकि कहा है कि वो ग्राहकों के पैसे लौटाएगा, पर ये सिस्टम की कमजोरी तो दिखाता ही है। तो ये तो हुई अंदरूनी धोखाधड़ी। लेकिन गुजरात के दाहोद में कुछ अलग तरह का मामला सामने आया है। जी है, दाहोद वाला केस जो है वो मिली भगत का लगता है। कलूजन जिसे कहते हैं? मिली भगत मतलब जहाँ लोन लेने वाले और बैंक के अधिकारी दोनों मिलकर सिस्टम को धोखा देते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ करीब 29 लोगों के खिलाफ मामला है और इसमें 2 पुराने ब्रांच मैनेजर्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। ओह, तो इसमें क्या हुआ? हाँ, और इसमें बैंक मैनेजरों की मिलीभगत की बात भी कही जा रही है। तो ये दिखाता है कि लोन अप्रूवल प्रोसेस में कहाँ चूक हो सकती है, खासकर अगर अंदर का कोई मिलावा हो। तो यहाँ भी सिस्टम की खामी? बिल्कुल। खैर, जांच चल रही है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं इसमें। ये तो हो गए बड़े फ्रॉड। लेकिन ग्राहकों के साथ जो रोजमर्रा की धोखाधड़ी होती है, जैसे एटीएम फ्रॉड, उसका क्या? हाँ, उसका भी एक अहम मामला भी सामने आया है। दिल्ली उपभोक्ता आयोग का एक फैसला है। अच्छा। हाँ, क्या फैसला है? ये करीब 10 साल पुराना केस है, 2014 का। मिस्टर पवार नाम के ग्राहक थे, उनके साथ एटीएम फ्रॉड हुआ था। तो आयोग ने अब एसबीआई को आदेश दिया है कि वो ग्राहक को पूरी रकम लौटाए और उस पर 10% सालाना ब्याज भी दे। पहले बैंक शायद पूरी रकम नहीं दे रहा था। 10 साल बाद? लेकिन ये फैसला ग्राहकों के लिए तो अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर है। ये एक तरह से नजीर पेश करता है कि बैंक्स अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, उन्हें मामलों को जल्दी और सही तरीके से सुलझाना होगा। सही बात है। और आजकल तो डिजिटल फ्रॉड का खतरा सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, वो तो हर दिन कुछ नया सुनने को मिलता है। सरकार की तरफ से भी चेतावनी आई है। पीआईबी ने बताया है कि एसबीआई नेट बैंकिंग रिवॉर्ड के नाम पर कोई फिशिंग स्कैम चल रहा है। हाँ, ये बहुत आम तरीका है ठगों का। इसमें क्या करते हैं वो? लोगों को एसएमएस या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं कि आपने कोई इनाम जीता है, जैसे 18,000 रुपए का रिवॉर्ड। अच्छा। और फिर कहते हैं कि इनाम पाने के लिए एक ऐप डाउनलोड करो। वो एक नकली एसबीआई रिवॉर्ड ऐप होती है। ओह, मतलब ऐप डाउनलोड करवाते हैं? हाँ, और वो ऐप असल में एक एपीके फाइल होती है जो ऑफिशियल ऐप स्टोर पर नहीं मिलती। इसमें खतरनाक मैलवेयर हो सकता है जो आपकी सारी जानकारी चुरा ले। तो ये बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा। सीधी सलाह है, एसबीआई कभी भी इनाम के लिए ऐसे लिंक या एपीके फाइल नहीं भेजता। कोई भी ऐप हमेशा गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर जैसे ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड करें और ऐसे किसी भी मैसेज पर शक हो तो उसे रिपोर्ट करें। ये जानकारी बहुत जरूरी है सबके लिए। अच्छा, एक और मामला था, थोड़ा पुराना है पर वो भी खबरों में रहा, रिलायंस कम्युनिकेशंस वाला। हाँ, आरकॉम वाला। उसमें एसबीआई ने उनके लोन खाते को फ्रॉड बताया था, है ना? हाँ, एसबीआई ने कहा था कि फंड्स का डाइवर्जन हुआ है, मतलब पैसा जिस काम के लिए लिया वहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ। करीब 31,580 करोड़ रुपए की बात थी। जी, एसबीआई ने आरबीआई को भी इसकी जानकारी दी थी। हालांकि आरकॉम ने इन आरोपों से इनकार किया था। हम बस रिपोर्ट कर रहे हैं जो जानकारी उपलब्ध है। बिल्कुल। ये मामला दिखाता है कि जो बड़े कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं उनमें कितना रिस्क होता है और पैसे के सही इस्तेमाल पर नजर रखना कितना मुश्किल हो सकता है। तो ये सारे मामले देखकर क्या मुख्य बातें निकल कर आती है?
मतलब क्या सबक मिलता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि धोखाधड़ी कई शक्लों में आती है। बैंक के अंदर से भी, बाहर मिलीभगत से भी और डिजिटल तरीके से भी। हाँ, ये तो साफ है। तो सबसे जरूरी है सावधानी, अलर्ट रहना, चाहे आप बैंक जा रहे हो या अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हो। और बैंकों के लिए? बैंकों को तो अपने सिस्टम्स लगातार मजबूत करने ही होंगे। टेक्नोलॉजी को अपडेट करना, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और निगरानी, ये सब जरूरी है। और ग्राहकों के लिए कुछ खास टिप्स? हाँ, कुछ बातें हमेशा याद रखें। पहली, अपने बैंक खातों पर बराबर नजर रखें। कोई भी गड़बड़ दिखे, छोटी सी भी, तुरंत बैंक को बताएं। ठीक है। दूसरी, किसी भी अनजान या संदिग्ध एसएमएस, ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज में दिए गए लिंक पर कभी क्लिक ना करें। कोई अनजान फाइल, खासकर एपीके फाइल डाउनलोड ना करें। तीसरी, कोई भी बैंकिंग ऐप या कोई भी ऐप हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। सही। और चौथी, एसबीआई या किसी भी बैंक के जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल हैं, जैसे वेबसाइट, कस्टमर केयर नंबर, उन्हें पहचानना सीखें। धोखेबाज अक्सर मिलती जुलती नकली चीजें बनाते हैं। बहुत जरूरी बातें बताई आपने। तो आज हमने एसबीआई से जुड़ी धोखाधड़ी की इन अलग अलग घटनाओं को समझने की कोशिश की। हाँ, और ये साफ है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो एक लगातार चलने वाली चुनौती है। इसमें जागरूकता और मजबूत सिस्टम, यही सबसे बड़े हथियार हैं। बिल्कुल। जाते जाते बस एक सवाल या कहीं एक विचार मन में आ रहा है। जी। जिस तरह ये धोखाधड़ियां बैंक के अंदर से लेकर मिलीभगत से होते हुए बाहर के डिजिटल हमलों तक फैली हुई हैं, क्या ये हमें बैंकिंग सुरक्षा के ऐसे भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है जहां खतरा किसी एक जगह से नहीं बल्कि हर तरफ से, हर लेवल पर आ सकता है और हमें शायद हर पॉइंट पर तैयार रहना होगा?